नमस्कार दोस्तों। आज हम पूरा विश्व का मैप करने की कोशिश करेंगे। इसी श्रृंखला में हम एक एक महाद्वीप को कवर करते हुए पूरे विश्व के मैप को कवर करेंगे और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ते हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो और चाहे वो ज्योग्राफी हो या फिर करंट अफेयर पढ़ते हो, तब आपको जब भी किसी कंट्री का नाम सामने आता है तो उसकी स्थिति पहचानने में बहुत बड़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ हम मैप को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। पॉलिटिकल मैप भी साथ लेंगे और ज्योग्राफिकल मैप भी साथ लेंगे। हम सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो आप बने रहिए लगातार और हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। ये ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है। ठीक है, ये पृथ्वी है और इसके अंदर जो आप ये जो भाग देख रहे हो ना, ये इस प्रकार से ये वाला है, इनको बोलते हैं हम महाद्वीप। ये है महाद्वीप, ठीक है। और बाकी जो ये नीली कलर का भाग है, इसको है ये, जैसे ये नीले कलर का भाग है, ये है ऐसे, ये है ये क्या है, पानी है और इसको क्या बोलते हैं, महासागर। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। नहीं पता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखो, पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो इसके ऊपर कुल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं ये मैंने अच्छी तरह से दर्शा रखा है, देख लो। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप की चर्चा करते हैं। ये जो हमारा महाद्वीप है ये यहाँ तक का लगभग, ये है एशिया महाद्वीप है। ये पूरा ऐसे, जैसे भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। अब ये सबसे बड़ा है, पहले नंबर पे लिखा है। दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। देखो, ये यहाँ से ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है ये इसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, दूसरे नंबर का कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये जो उत्तरी अमेरिका दिख रहा है आपको, ये है उत्तरी अमेरिका। इसकी लोकेशन, प्रत्येक महाद्वीप की स्थिति आप मैप के ऊपर ध्यान रख लो, कौन सा महाद्वीप कहाँ है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया आपका। उसके बाद में जो चौथे नंबर पे महाद्वीप है उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अगला जो 5वें नंबर पे महाद्वीप आता है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो, ये है अंटार्कटिका, ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो 6ठे नंबर पे आता है वो यूरोप। ये है आपका यूरोप महाद्वीप। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ एशिया से अलग हो रहा है यहाँ से, तो ये है आपका यूरोप महाद्वीप। अब उसके बाद में जो 7वां महाद्वीप आता है वो हमारा लास्ट बच गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल का क्रम इस हिसाब से है जो मैंने लिखा हुआ है। जैसे 1 नंबर पे सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद में अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये इसका क्रम भी है, तो इसको आप ध्यान रख लेना। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपने विश्व के जो भी 7 महाद्वीप हैं वो महाद्वीप कहाँ कहाँ स्थित है। उसके बाद में हमने ये बताया था कि इसके ऊपर जो नीले कलर का दिख रहा है ग्लोब पे जो भाग, वो है महासागर का। तो महासागरों की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि महासागर कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो देखो, पूरी पृथ्वी के ऊपर हमने मेजर 5 महासागर हैं। 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर हैं यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, पहला जो महासागर है वो है पैसिफिक ओशियन, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। ये पैसिफिक ओशियन देखो, पृथ्वी ऐसे गोल कवर होके आएगी तो इस साइड में भी दिखेगा आपको, तो ये भी पैसिफिक ओशियन का ही भाग है। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ गया? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरे पर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। देखो, वो अंटार्कटिका था, ये अटलांटिक है। वो क्या था? वो अंटार्कटिका, आर्कटिक, ये 3 शब्द हैं, आप इनमें कन्फ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक तो है अटलांटिक। अटलांटिक तो क्या है? ये तो है हमारा ओशियन, महासागर है। एक आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अंटार्कटिका देखो यहाँ है, ये था महाद्वीप। एक आएगा आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पे आएगा। ठीक है, तो आर्कटिक, ये देखो ये आर्कटिक है, अभी चर्चा करेंगे। तो देखो, पहले नंबर पे प्रशांत, दूसरे पे अटलांटिक महासागर और तीसरे पे इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जैसे भारत के नीचे है। ठीक है, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, देखो इधर इसी का पार्ट है। अब उसके बाद में चौथा जो है साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। 5वां जो है हमारा वो है आर्कटिक ओशियन।
आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से आपके 5 महासागर कंप्लीट हो गए। अब पांचों को ध्यान रखना है, कौन सी की लोकेशन कहाँ है, कौन से महासागर के साथ कौन से महाद्वीप की सीमा लग रही है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 3 शब्द बताए थे मैंने, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका, इसके अंदर भी ध्यान रखना है। देखो अंटार्कटिका थोड़ा बड़ा है, बड़ा शब्द है, इसका मतलब ये नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो आप समझ लेना यहाँ से अंटार्कटिका है नीचे महाद्वीप, और अटलांटिक बीच में है, अटलांटिक ये बीच में है, और ये आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन ऊपरी ऊपर आर्कटिक है, ठीक है। और ये अटलांटिक देखो एस आकार का है, इसको तो एस आकार का महासागर भी बोल देते हैं। आगे हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ एक एक महाद्वीप को लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ एक एक महाद्वीप को लेकर, जैसे हमने कोई भी महाद्वीप ये पकड़ लिया, हम इसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम एशिया को ले लेंगे, फिर अफ्रीका को ले लेंगे, फिर यूरोप को ले लेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया को ले लेंगे, फिर इसको भी ले लिए अंटार्कटिका को लेंगे। इस हिसाब से हम एक महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं एक बार, उसके बाद में अगले पे जाएंगे। तो हम आज एक ही महाद्वीप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आगे दूसरे लेक्चर में दूसरे महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे। तो आप बने रहिए, देखते हैं। आज हम ले लेते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पूरा मैप ये है, और इसके अंदर आपको ये पता है दक्षिण अमेरिका की लोकेशन ये है, तो दक्षिण अमेरिका ये है। हम दक्षिण अमेरिका को ही पढ़ना शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका को पहचान गए आप कहाँ पे स्थित है, और दक्षिण अमेरिका को पहचान गए तो अब मैं दक्षिण अमेरिका की थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा कर लेता हूँ। देखो आपको ये पता है, ये हमारा उस महाद्वीप से हटा के हमने दक्षिण अमेरिका को यहाँ लिख के आ गए, दक्षिण अमेरिका को हमने यहाँ लोकेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें आप, तो इसको एक एक करके देखते हैं, इसकी कंट्री जितने भी इसके देश हैं उसको देखते हैं। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो एक बार इसको अच्छी तरह से देख लेना आप, इसके अंदर जितने भी कंट्री हैं उनको देख लेना। देखो सबसे पहले इसके अंदर ये वाला देश ऊपरी ऊपर, इसको है वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला। फिर ये कौन सा है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये गुयाना दिखता है। उसके बाद में ये जो बीच में दिख रहा है इसका सूरीनाम है, सूरीनाम। उसके बाद में ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, हल्के लाइट ग्रीन कलर में, ये है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और इसके इस साइड में ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। ये तो पता है आपको, ऐसे अटलांटिक ओशियन था, मैंने बताया था ये ऐसा आकार का अटलांटिक ओशियन है, तो इसके साथ अटलांटिक ओशियन लग रहा है। फिर ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये है ब्राज़ील, ये कौन सा है, ब्राज़ील। इसके बाद में इस साइड में आ जाओ आप, ये है इक्वाडोर, ये कौन सा है, पेरू, ये है बोलिविया, ये है चिली, ये है अर्जेंटीना, ये है पराग्वे, ये है उरुग्वे, ठीक है। आपकी कंट्री होगी दक्षिण अमेरिका की। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक साइड से लेके चलूँ तो भी आप इनको याद कर लोगे, आसानी से याद हो जाएंगे। लेक्चर खत्म होने से पहले आपको सभी इस दक्षिण महासागर की सभी कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएंगे और उनकी लोकेशन भी याद हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो दोबारा शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं हम, इस साइड में ऐसे चलेंगे, इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ कौन सा है, वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, बोलिविया, और ये 2-3 कंट्री दिख रही हैं आपको, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में सूरीनाम है, गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में सूरीनाम है। ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये और भी आपको धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है इसमें। अब देखो ये इसका भौगोलिक मानचित्र है। भौगोलिक देखो इस साइड में ये यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है, और बाकी ये नदियाँ हैं। इन सब की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे, अभी ये ब्लैंक मैप है, आप एक बार कोशिश करना। मैंने जो कंट्री के नाम बताए हैं, जैसे ब्राज़ील है, ये यहाँ पे गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, कोलंबिया है, चिली है, पेरू है, एक बार देख लेना। ये ब्लैंक मैप है, आप इसको भर के देख लेना। और वैसे लास्ट लेक्चर ख़त्म होगा तब ये सब कुछ आपको क्लियर हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, हो नहीं रहा है, चलो ठीक है। देखो अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं। तो स्थिति देखो, ये जो फैक्ट है देख लेना थोड़ा सा। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, पहले भी बता दिया था मैंने सबसे पहले, क्यों उनका क्रम मैंने लिखा था, चौथे नंबर पे आया था दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है, और ये है कहाँ स्थित है, ये उत्तर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, ये समझो कैसे, उत्तर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में कैसे स्थित है। देखो आपके सामने ये ग्लोब था, ये ग्लोब था, और ग्लोब के अंदर ये बीचों बीच निकलती है भूमध्य रेखा, और ये जो है
इसको मान लो 0 डिग्री, 0 डिग्री की रेखा कौन सी, ये जो रेखाएं होती हैं इस साइड में ऐसे जो रेखा होती है इनको बोलते हैं अक्षांश, और इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इक्वेटर बोल देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस रेखा के इस साइड में है, इस रेखा के इस साइड में है, इस साइड में है, इसका मतलब ये कौन सी साइड में हो गया, ये हो गया आपके इधर पूर्व पश्चिम साइड में। ठीक है, और इस रेखा से इस साइड का ये है पूर्व। ठीक है, और ये जो रेखा है इस रेखा की जो ऊपर स्थित होता है उसको बोलते हैं उत्तर, और इसके नीचे होता है उसको दक्षिण। ठीक है, तो ये जो गोला है ये आधा गोला है ऊपर वाला, इसको उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे वाला गोलार्ध इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब इसको फिर ऐसे भी बांट दे, ये पूर्वी और ये पश्चिमी और ये पूर्वी। तो आप यहाँ देखो साउथ अमेरिका की लोकेशन ये है, साउथ अमेरिका की लोकेशन ये है। तो ये जो गोला है इसको क्या कहेंगे हम, ये इस साइड में पश्चिम में है और कहाँ है, नीचे की तरफ है तो दक्षिण में, पश्चिम में है और दक्षिण में, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ होगी, अधिकतर दक्षिण पश्चिम में, लेकिन ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ भी है, तो हमने क्या बता दिया इसको, उत्तर दक्षिण, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, उत्तर दक्षिण हो गया है, उत्तर दक्षिण ऐसे, और फिर पश्चिम साइड में, उत्तर दक्षिण ये और पश्चिम इस साइड में, इसलिए इसकी लोकेशन क्या होगी, उत्तर दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसको लेके अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो बता दो, स्थिति का पता चल गया आपको। और फिर इसको थोड़ा सा ये देख लो आप, यहाँ देखो मैंने ये बताया था आपको कि इस साइड में ये हमारा महाद्वीप है, कौन सा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की इस साइड में ये इस एस आकार का क्या था, अटलांटिक महासागर था, ये था अटलांटिक महासागर, और इस साइड में इसके क्या है, प्रशांत महासागर था, ये था प्रशांत महासागर, यहाँ भी दिख रहा होगा प्रशांत महासागर, और इसके ऊपर ये क्या था, उत्तरी अमेरिका था। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये जो जल संधि है इस जल संधि को बोलते हैं पनामा जल संधि। आपको पता है ये भूमध्य ये स्थलबद्ध रेखा है एक तरह से, और इसको काट के यहाँ एक नहर बनाई गई है जिसको बोलते हैं पनामा नहर। और इस पनामा नहर के पास में यहाँ ये जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है इसको बोलते हैं कैरिबियन सागर, और ये इधर प्रशांत महासागर हो गया। तो पनामा जल संधि किसको जोड़ती है, कैरिबियन सागर को और प्रशांत महासागर को, कैरिबियन सागर को और प्रशांत महासागर को। तो ये लोकेशन देख लो आप, पनामा जल संधि कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका के बीच में स्थित है, जो कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ है, ये देखो पनामा, ये है कैरिबियन सागर और ये पैसिफिक ओशियन है, समझ गए आप। अब उसके बाद में देखो थोड़ा सा और चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा आगे चलें तो ये देखो यहाँ पे ये जो क्या दिखाया है इसको देखो, ये आपको लास्ट छोर दिख रहा है किसका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लास्ट, और इस साइड में ये अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ जाता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो लास्ट छोर है इसके बीच में ये जलीय मार्ग है एक, इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ड्रेक पैसेज। जैसे यहाँ से देखो ये अंटार्कटिका है, और ये इस महाद्वीप का ये वाला हिस्सा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये वाला हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में जो जलीय मार्ग है इसको बोलते हैं ड्रेक पैसेज। तो आपको ये भी पता चल गया कि ड्रेक पैसेज कहाँ है। मैंने इसमें क्या क्या बताया आपको, देखो सिंपल सी चीज़ बताई है, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, पनामा नहर है और पनामा जल संधि है, कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। ठीक है, अटलांटिका महासागर पड़ता है इसके इधर अटलांटिका महासागर पड़ता है, इस साइड में पश्चिम साइड में इसके प्रशांत महासागर पड़ता है। और ड्रेक पैसेज का बता दिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच का जो जलीय मार्ग है उसको ड्रेक पैसेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की प्रमुख देशों की बात करते हैं कि इसके कुल कितने देश हैं, प्रमुख देश कौन कौन से हैं और कितने हैं, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, सारा कंप्लीट दिख जाए ताकि आपको। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ देखो आप इसके प्रमुख देश कौन कौन से हैं। कुल देश तो इसके अंदर हैं कितने हैं, 14। कुल देश कितने हैं, 14। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील, और सबसे छोटा देश है सुरीनामा। ब्राज़ील और सुरीनामा, देखो ये मैंने यहाँ बताया था पीले कलर में, पहले भी था ब्राज़ील, ये था ब्राज़ील, और ये आपका बीच में जो इन दोनों फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में जो है ये है सुरीनाम, ये कौन सा है, सुरीनाम। ठीक है, अब फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में सुरीनाम है, तो ये सबसे छोटा देश है। ठीक है, उसके बाद में इस महाद्वीप को आप देखो,
इसके इस साइड में क्या है, अटलांटिक महासागर है, इस साइड में प्रशांत महासागर है। तो इसकी हर कंट्री, हर देश की सीमा एक महासागर के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा स्थलबद्ध है, पूरी तरह से स्थलबद्ध है, वो कौन सा है, बोलिविया। ये है देखो बोलिविया। बोलिविया की सीमा किसी भी साइड से महासागर के साथ नहीं लगती, बाकी ये स्थलबद्ध है, ठीक है। और ये आपने यहाँ देखो ये पॉइंट लिखा है सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला, ये देखो चिल्ली को, यहाँ चिल्ली का सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि चिल्ली इस टाइप से है और अक्षांश यही तो होती हैं, ये वाली जो रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश। जैसे उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार किसका है, चिली का है। चिली का क्या है, सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। कुल देश कितने हैं, 14। सबसे बड़ा ब्राज़ील, सबसे छोटा सूरीनाम, और बाकी जो देश हैं उनके नाम भी एक बार फिर से देख लो आप लोग देखो, मैंने यहाँ से शुरू किया था, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, याद हो गए, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर ये पेरू तो आप पढ़ोगे, पेरू, फिर ये चिली, पेरू, चिली, चिली के जस्ट इधर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के उरुग्वे, पराग्वे और ये बोलिविया, उरुग्वे, पराग्वे और बोलिविया। ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में ऊपर ये 3 कंट्री बचती हैं, कौन सी है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये कंट्री आपकी याद हो जानी चाहिए 14। स्थलबद्ध कंट्री मैंने बता दी थी, बोलिविया है और पैराग्वे, बोलिविया और पैराग्वे, ठीक है। 2 कंट्री स्थलबद्ध है, बाकी हर कंट्री की कहीं ना कहीं से महासागर के साथ सीमा लगी हुई है। इतना समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ एक फोकलैंड द्वीप पड़ता है, ये यूके के अधीन है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे हम आगे चल के, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप देखो, ये भी वही है, कंट्री है, आप देख लेना, इसके वो कंट्रीज़ के नाम मैंने दोबारा दे रखे हैं, आप समझ जाओगे, इसको देख लेना। आगे देखो, एक बार इसकी लेटीट्यूड सर्किल हैं जितने भी हमारे, उनके ऊपर भी इसकी स्थिति का थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये वाला, और ये है इक्वेडर, मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा है, ये है कर्क रेखा, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है मकर रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा, और इसके बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, क्षेत्र। अब देखो यहाँ आप, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के ऊपरी हिस्से से ये इक्वेटर निकल रहा है, मतलब 0 डिग्री निकल रही है, भूमध्य रेखा इससे गुजर रही है, भूमध्य रेखा निकल रही है इससे, और इसके बीचों बीच, इधर से बीचों बीच, लगभग बीचों बीच ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल रही है, मतलब मकर रेखा निकल रही है, और ये है ये आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पार नहीं हो रही है, इसका मतलब कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती, ये बाकी अन्य कंट्रों से गुजरती है, उसकी बात कर लेंगे। लेकिन दक्षिण अमेरिका से सिर्फ 2 रेखाएं गुजर रही हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा, ये 2 रेखाएं गुजर रही हैं। इसका मतलब यहाँ से आपको जलवायु का भी निर्धारण हो जाएगा कि इसकी जलवायु कैसी होगी यहाँ, ठीक है, और इसकी जलवायु कैसी होगी आगे चल के मैं बता दूंगा। और एक ये देख लो पॉइंट आगे भी आएगा वैसे जब अफ्रीका पढ़ेंगे तब, और उसमें कि अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसकी स्थिति बता दी, इससे कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं वो भी बता दी, और इसको देख लेते हैं एक बार, भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है और मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, इसको भी देखते हैं एक बार। देखो यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही थी, यहाँ से ये भूमध्य रेखा है, ये कुल 3 देशों से गुजरती है, और ये 3 कौन कौन से देश हैं, एक तो है इक्वाडोर, कोलंबिया, देखो ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया, और इसके बाद में ये है आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील तो इतना बड़ा है, इससे दोनों रेखाएं गुजर जाएंगी, तो आपको ध्यान ब्राज़ील तो ध्यान वैसे रह जाएगी, ब्राज़ील से दोनों रेखा गुजरती हैं, बच गया 2, कोलंबिया और इक्वाडोर, कोलंबिया और इक्वाडोर। देखो ऊपर ये 2 ही देश थे, कोलंबिया और इक्वाडोर, तो कोलंबिया और इक्वाडोर को याद रख लेना, बाकी ये जो 3 देश हैं ऊपर ये तो छोटे छोटे हैं, इनसे होकर नहीं गुजरती, इतना ध्यान रख लेना। तो आपको पता चल गया भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 महाद्वीपों से दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद में हम मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा की अगर बात करें तो मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है। 4 देश कौन से हैं देख लो, एक बार ब्राज़ील तो आएगा ही आएगा, ये तो पता है आपको, ब्राज़ील आएगा, चिली भी आएगा क्योंकि इसका बहुत अधिक अक्षांशीय विस्तार है, तो चिली भी आ गया। उसके बाद में अर्जेंटीना है, चिली के इधर जस्ट अर्जेंटीना पड़ता है, और अर्जेंटीना और पैराग्वे,
पैराग्वे और अर्जेंटीना, इन दोनों का ध्यान रख लेना बस। पैराग्वे और बोलिविया, इन दोनों में कंफ्यूज हो तो पैराग्वे को ध्यान रखना कि पैराग्वे से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, इन 4 देशों से क्या है आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है पूरा ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। ये जो क्षेत्र है ये तो उष्ण कटिबंध आता है, और इससे नीचे का है ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में, ये जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होगा, ग्लोब पे आपने पढ़ा, कटिबंध पढ़े भी होंगे, तो मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र है आपका उष्ण कटिबंध है, और इसके ऊपर ये 66.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, देखो उष्ण कटिबंध एक हो गया और एक शीत कटिबंध, ये वाला शीत है। शीत और उष्ण के मिलकर शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण से मिलकर शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला जो क्षेत्र है वो भी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और ये ध्रुव पड़ते हैं, ध्रुव, तो यहाँ तो हमेशा बर्फ रहती है लगभग। तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। 3 कटिबंध मेन है, उनको याद रखना है। शीत कटिबंध तो मैंने बता दिया, पहला उष्ण, यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है क्योंकि सूर्य रहता है लगभग पूरी साल, यहाँ सूर्य रहता है तो यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, इसलिए ये उष्ण है। ये है उष्ण, तो गर्म रहेगा क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ से यहाँ तक है, तो ये उष्ण है, गर्म रहेगा, उष्ण हो गया। और ये ध्रुव पे सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती, तो ये है शीत, ठीक है। तो ये तो उष्ण कटिबंध हो गया, ये शीत कटिबंध हो गया दोनों साइड में। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण या उष्ण प्लस शीत, तो इसको बोलते हैं हम शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। ये जो क्षेत्र हो गया ये आपका शीतोष्ण कटिबंध का आ गया, ठीक है। तो अब दक्षिण अमेरिका की स्थिति को देख लो आप, कहाँ कहाँ पड़ रही है। दक्षिण अमेरिका के ये जो क्षेत्र है ये कौन सा होगा, ये उष्ण कटिबंध में पड़ रहा है, और ये जो क्षेत्र है ये किस में पड़ रहा है, ये शीतोष्ण कटिबंध में पड़ रहा है। समझ में आ गया इतना। तो हम आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अभी प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर जो मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। देखो एंडीज पर्वतमाला है, आपने रॉकी और एंडीज का नाम सुना होगा। रॉकी उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। तो एंडीज पर्वतमाला है, इसकी ये है, ऐसे है लोकेशन, देखो ये है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला है और इसके बारे में हम मुख्य मुख्य बातें हैं वो देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है इसका, तो इस पश्चिमी तट पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला। 7 देशों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ का है, 7 देशों में। यहाँ से शुरू होता है और ये 7 देश, ठीक है। जैसे चिली है, पेरू है, ये आगे जाके ये सारी कंट्री आप देख लेना। 7 देशों में इसका विस्तार है, ठीक है। और ये नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। जैसे हिमालय भी एक वलित पर्वत है ना, उस हिसाब से ये वलित पर्वत है। अरावली भी एक वलित पर्वत है, लेकिन वो नवीन नहीं है, वो प्राचीन वलित पर्वतमाला है। ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। विश्व और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, एंडीज पर्वतमाला। ये क्या है, विश्व की और दक्षिण अमेरिका, जब विश्व की तो दक्षिण अमेरिका की होगी अपने आप। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम क्या है, एकाकांगुआ, ठीक है। ये इसका सर्वोच्च शिखर है। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक एक करके हम। देखो सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, मिनट, यहाँ देखो, यहाँ से ये आपका एक इसके अंदर ये दिख रही है आपको एक पॉइंट लाल लाल, ये क्या है, यहाँ पे कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में पड़ता है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, इससे रॉकी का हिस्सा अंदर है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। उसके बाद में नीचे जो लाल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है चिम्बोराजो ज्वालामुखी, ये भी इक्वाडोर में पड़ता है। तो यहाँ 2 ज्वालामुखी हैं इक्वाडोर में, कौन सी, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी और चिम्बोराजो ज्वालामुखी। ध्यान रखने हैं, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, चिम्बोराजो ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में पड़ते हैं, पश्चिमी तट पर, अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। उसके बाद में आगे हम चलें तो ये बिंदु देखो आप, ये बिंदु क्या है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा है और सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है ओजस डेल सेलेडो, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है, क्योंकि ये अर्जेंटीना यहाँ, ये चिली पड़ता है और ये अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, ये देखो ये आपका चिली है, ये पेरू है
और ये यहाँ अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है ये यहाँ पे, ये जो बॉर्डर है अर्जेंटीना और चिली का, ठीक है, इस पे पड़ता है। उसके बाद में ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट को देखो, ये है दक्षिण अमेरिका और इंडीज का सर्वोच्च शिखर। अभी बताया था कौन सा है, एका कांगुआ, एका कांगुआ, एका कांगुआ कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। इसकी जो हाइट है वो है 6,962 मीटर, 6,962 मीटर, ठीक है। ये बिंदु कवर हो गए। उसके बाद में देखो ये हाँ, यहाँ पे आपकी है गुआना उच्च भूमि, गुआना हाईलैंड, गुआना उच्च भूमि। यहाँ पे है ये जो क्षेत्र है, ये है ब्राज़ील हाईलैंड, ब्राज़ील हाईलैंड, ब्राज़ील उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्षेत्र, ये है पठार है, और इसको बोलते हैं अल्टीप्लानो का पठार, अल्टीप्लानो या बोलिविया का पठार। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है ये, अल्टीप्लानो का पठार या बोलिविया का पठार, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये जो पठार है, ठीक है। इसका पता चल गया, बोलिविया, बोलिविया के अंदर पड़ता है ये, और इसका नाम भी है बोलिवियन पठार, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। और इस ब्राज़ील उच्च भूमि के अंदर, ब्राज़ील उच्च भूमि के अंदर कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, और हीरे और सोने की खदानें हैं, यहाँ पे हीरे और सोने की खदानें हैं। ये बात आपको कवर हो गई, तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आगे इसके जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनकी बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखो प्रमुख मरुस्थलों की बात करते हैं। एक तो मरुस्थल है इसमें अट्टाकामा मरुस्थल। स्थिति ध्यान रखनी है आपको, मैं कह रहा हूँ स्थिति ध्यान रखनी है, बार बार क्लास देख लेना चाहिए, ये बहुत काम की है। अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल की लोकेशन ये है, यहाँ पे, ये कौन है, यहाँ पेरू है, और ये कौन है, चिली। तो पेरू और चिली के तट पे पड़ता है, उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू में स्थित है ये, ठीक है। ये यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है यहाँ पे, सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है। तो अट्टाकामा मरुस्थल की स्थिति का पता चल गया। चिली और पेरू इन दोनों के देशों के अंदर इसका विस्तार है, और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे बड़ा यहाँ नाइट्रेट का भंडार भी है। अगला जो मरुस्थल है यहाँ पेटागोनिया मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, पेटागोनिया मरुस्थल, दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है। यहाँ पे देखो दक्षिणी अर्जेंटीना में, और ये शीतोष्ण मरुस्थल है, क्योंकि मैंने ये बताया था इधर से क्या मकर रेखा निकल रही है, मकर रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध है, तो ये शीतोष्ण मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। और फोकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है, ये जलधारा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ फोकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है, इसके प्रभाव में आता है, ठीक है। और पर्वतपदीय मरुस्थल है, पर्वतपदीय मरुस्थल है। अब दो मरुस्थल हैं, अट्टाकामा मरुस्थल और पेटागोनिया मरुस्थल। अट्टाकामा की स्थिति ये है और पेटागोनिया की स्थिति ये है, इन दोनों को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसके हम प्रायद्वीपीय और द्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो दक्षिण अमेरिका के आसपास में जितने द्वीप हैं और प्रायद्वीप हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम इधर चलते हैं, गेलापागोस द्वीप, ये है आपका गेलापागोस द्वीप। इससे स्थिति इधर देख लेना, दक्षिण अमेरिका के इस साइड में, पश्चिम साइड में कौन सा है, गेलापागोस द्वीप। इसकी विशेषता क्या है, इक्वाडोर का ज्वालामुखी द्वीप समूह है, वन्य जीव और प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा, गेलापागोस द्वीप विश्व धरोहर सूची में शामिल है यूनेस्को की, और चार्ल्स डार्विन ने अध्ययन किया था, कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो अगला है ये इसको देख लेते हैं, ये त्रिनाद, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये कैरिबियन सागर में स्थित है, क्योंकि यहाँ कैरिबियन सागर था और यहाँ ये जो है प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली पनामा जल संधि थी, ठीक है। तो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर एक स्वतंत्र देश है ये कौन सा, त्रिनिदाद और टोबैगो एक स्वतंत्र देश है। राजधानी इसकी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। बस ध्यान इतना रखना है कि ये कौन सा है, त्रिनिदाद और टोबैगो, इसको कुछ भी बोल दो, ये इसकी स्थिति यहाँ है, ये ध्यान रखना। बाकी राजधानी वगैरह ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में हम आगे की बात करें, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, तो इनकी चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पड़ता है कि तेरा दिलू फेगो, ये जो द्वीप है तेरा दिलू फेगो, इसके बारे में देखो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण कोने पर स्थित है, ये दक्षिण कोने में स्थित है, और चिली और अर्जेंटीना का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ है फोकलैंड द्वीप, ये जो द्वीप है देखो, फोकलैंड द्वीप को देख लो, ये जो फोकलैंड ये वाला फोकलैंड द्वीप यहाँ पे, इसके ऊपर किसका अधिकार है, इसका ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है, ये ब्रिटिश का अधिकार है। देखो दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में है और ब्रिटिश आधिपत्य वाला द्वीप है। राजधानी स्टेनली है और इसका नाम इस्लाम मालविनासा है, और इतना ही है, ध्यान रख लेना इसके बाद में कि इसके ऊपर ब्रिटेन का आधिपत्य है, ज़्यादा ये कोई ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो अगला है वो देखो, यहाँ पे ये प्रायद्वीप है, ये कौन सा है, बालदेश प्रायद्वीप है। बालदेश अर्जेंटीना में स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ पे
बाल देश प्रायद्वीप है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। ठीक है, ये आपकी बात होगी द्वीपों की और द्वीप समूह की बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रमुख जल संधियों के बारे में भी देख लेते हैं, प्रमुख जल संधियों के बारे में। अब प्रमुख जल संधियों की बात करें तो देखो मैगेलन जल संधि है, ये मैगेलन जल संधि है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा दूँ आपको। मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि देखो चिली व अर्जेंटीना के हिस्से में स्थित है। ये मैगेलन जल संधि कहाँ है? चिली व अर्जेंटीना के हिस्से में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों को दक्षिण हिस्से से अलग करती है। मैगेलन जल संधि क्या करता है? दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्से, ये जो दक्षिण अमेरिका है इसकी ये हिस्से को इस हिस्से से अलग करती है। ये बीच में यहाँ पे है मैगेलन जल संधि। ठीक है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्या करती है? इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जैसे ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत है, इन दोनों को जोड़ने वाली ये जल संधि, ये जल संधि, इसको क्या बोलते हैं? मैगेलन जल संधि। ठीक है, समझ गए? अगर इसको मैं मैप में थोड़ा सा और दिखाऊं डिटेल से आपको, तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को मैंने यहाँ करके दिखा दिया, थोड़ा जूम करके, समझ गए आप? तो ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, और यहाँ से ये ऐसे जल संधि है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं ये जूम हो जाता है तो थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ इसको। देखो 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैगेलन जल संधि दिख गई है, ये वाली मैगेलन जल संधि आप। ठीक है, ये आपकी मैगेलन जल संधि है। अब हम चलते हैं हमारे बिंदु पे, दोबारा वापस कर लेते हैं इसको सेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इसके प्रमुख पठारों की बात कर लेते हैं, दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठारों की बात कर लेते हैं। देखो कौन कौन से पठार, प्रमुख पठार शुरू करते हैं। देखो दक्षिण अमेरिका के एक बोलिवियन का पठार है, यहाँ ये है बोलिवियन का पठार। स्थिति को ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्थिति को ध्यान रखना है। ये बोलिवियन का पठार है, ये पेरू है, ये बोलिविया है। बोलिविया और पेरू के जो दोनों देशों की संयुक्त सीमा है वहाँ स्थित है ये बोलिवियन का पठार। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, एक अंतः पर्वतीय पठार है। ठीक है, टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलिवियन का पठार पता चल गया कहाँ है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला जो पठार है ये पठार है, इसको बोलते हैं माटो ग्रासो का पठार। क्या बोलते हैं इसको? माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार। ये ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है पूरा का पूरा, इसके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है और पैराग्वे नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से पैराग्वे नदी भी निकलती है। ठीक है, माटो ग्रासो का पठार यहाँ हो गया और पैराग्वे नदी का उद्गम स्थल है। और फिर उसके बाद बोरबोरो का पठार है। कौन सा है? बोरबोरोमा का पठार, बोरबोरोमा का पठार, ये वाला पठार, बोरबोरोमा का पठार। ये ब्राज़ील के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का हिस्सा है। ये क्या है? यहाँ मैंने आपको ये बताया था इस प्रकार से, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, कंपास के लिए प्रसिद्ध थी जो, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में आपका लास्ट पठार बचता है पेटागोनिया का पठार, क्योंकि ये पेटागोनिया का मरुस्थल था इधर, और पेटागोनिया का पठार भी यही है, पेटागोनिया का पठार। ठीक है, अब इसके आगे इसकी थोड़ी सी विशेषता क्या है? ये अर्जेंटीना में शुष्क पठार है। क्या है ये? शुष्क पठार है। अब आगे देखो ये वाला पेटागोनिया का पठार, ये शुष्क पठार है। इतना ही है इसके बारे में, आगे चलते हैं। प्रमुख खाड़ियों की चर्चा कर ले, वेनेजुएला की खाड़ी और पनामा की खाड़ी, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो खाड़ी है, खाड़ी ये वाली, क्योंकि ये जो भाग है ना ये खाड़ी कहलाता है और इसको बोलते हैं वेनेजुएला की खाड़ी, वेनेजुएला की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में इधर जो पड़ती है ये पनामा नहर है और पनामा की ये जो खाड़ी टाइप है इसको बोलते हैं पनामा की खाड़ी, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये इधर कैरिबियन सागर है और ये प्रशांत महासागर है, इस साइड में कैरिबियन, इधर प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर में है पनामा की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो ये खाड़ी है, ये खाड़ी क्या होती है? जैसे स्थल के बीच में ऐसा कुछ स्थल हो गया, ये स्थल है ये वाला, और ये समुद्र का भाग हो गया, तो इसको बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, तो ये इस हिस्सा आपको दिख रहा है, देखो इस प्रकार का ये है। तो ये है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। उरुग्वे और पनामा नदी का मुहाना है यहाँ पे, यहाँ आके उरुग्वे और पनामा नदी गिरती है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली एक ये खाड़ी है, ये है सेन मेटियास की खाड़ी, सेंट मेटियास की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद में नीचे एक और खाड़ी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी। दो खाड़ियाँ आपको याद जरूर होनी चाहिए, पनामा की खाड़ी याद होनी चाहिए और वेनेजुएला की खाड़ी याद होनी चाहिए। उसके बाद में ये भी ध्यान रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, रियो डी प्लाटा की खाड़ी है और ये सेंट मेटियास की खाड़ी है, ये सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, हम इसके प्रमुख घास के मैदानों की चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं। देखो प्रमुख घास के मैदानों, यहाँ ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? वेनेजुएला का। वेनेजुएला में घास के मैदान कौन से पड़ते हैं? लानोस घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ेगा, मैंने बता दिया था। यहाँ देखो ऐसे था वो,
इस प्रकार से ऐसे निकलता था, ये नहीं था, ऐसे थोड़ा सी इस टाइप से, और ये ऐसे था। ये तीनों देश बच जाते हैं और बाकी इन देशों से गुजरती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र पड़ता था ये तो है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, ये है शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये उष्ण घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर ये भी कर्क रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे, ठीक है। पर ये वाला जो हिस्सा है इसमें ये घास ब्राज़ील में पड़ते हैं कंपोज घास के मैदान, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब देखो यहाँ तीसरे घास के मैदान कौन से हैं, अर्जेंटीना में ये वाला घास के मैदान है, ये है पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। अब ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, क्योंकि ये यहाँ से निकलती है ऐसे मकर रेखा के नीचे वाला हिस्सा है वो शीतोष्णकटिबंधीय में पड़ता है, तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, ठीक है। यहाँ लानोस, कंपोज, पंपास 3 घास के मैदान है, लानोस, कंपोज, पंपास। लानोस वेनेजुएला में पड़ता है, कंपोज ब्राज़ील में पड़ता है, पंपास अर्जेंटीना में पड़ता है। तीनों की स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लानोस कहाँ पड़ता है, कौन सा है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है। कंपास कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और पंपास कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसके प्रमुख झीलों की चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। इसकी प्रमुख झीलों की बात करें तो सबसे पहले ऊपर यहाँ देखो, यहाँ ये वाली, ये एक झील है, कौन सी झील है, माराकेबो झील है, वेनेजुएला के उत्तर में स्थित खारे पानी की झील है। कौन सी झील है, खारे पानी की झील है, माराकेबो झील। उसके बाद में इस साइड में ये जो झील है इसका नाम है वालेंसिया ट्राकिगुआ झील, टकारीगुआ झील यहाँ पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको स्थिति ध्यान रखनी, ज़्यादा इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर ये एक झील पड़ती है यहाँ पे, इसका नाम है टिटिकाका झील, क्या नाम है इसका, टिटिकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और सबसे बड़ी झील है ये, सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य ना, यहाँ नावें चलती हैं, नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है, टिटिकाका झील, ठीक है। उसके बाद में जो आगे है ये है डेसागुआ डेरा नदी है, ये नदी है डेसागुआ डेरा नदी, जो क्या करती है, टिटिकाका झील को पोपो झील से जोड़ती है, ये वाली नदी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको नीले कलर में। और ये जो है यहाँ पे पोपो झील है, बोलिविया में पड़ती है पोपो झील। और यहाँ एक झील है छोटी सी, उसको बोलते हैं लेगुआ डोस पेटोस झील, ठीक है। इसके बाद में देखो आप, ये लेगुन झील है, लेगुआ डोस पेटोस झील के हैं, एक लेगुन झील है, ठीक है। ये आपकी झीलें होंगी, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देखोगे तो ये माराकेबो झील है, ये है आपकी टकारीगुआ झील है, ये टिटिकाका झील है, ये पोपो झील है और ये लेगुआ डोस पेटोस झील है, ठीक है। ये आपकी झील कंप्लीट हो गई। उसके बाद में इनकी स्थिति है, बार बार देख लेना, अगर अभी एक बार में नहीं याद हो रहा था तो बार बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अब इसके बाद में करते हैं, यहाँ हम वनों की बात करते हैं। देखो अमेजन वर्षावन, यहाँ अमेजन वर्षावन, दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षावन पाए जाते हैं। इनके बारे में देखो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन की एक बड़े भूभाग पर स्थित है, अमेजन बेसिन है, उसके ऊपर बड़े भूभाग पे ये कौन से हैं, अमेजन वर्षावन है, अमेजन नदी में पाए जाते हैं। तो अमेजन इसका नाम इसी नदी के आधार पर पड़ गया है। वनों का अधिकांश भाग 60% तो ब्राज़ील की सीमा में है और इसके बाद में पेरू में 13% है। अन्य देश जैसे कोलंबिया है, वेनेजुएला, इक्वाडोर है, बोलिविया है, गुयाना है, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में वन फैले हुए हैं। ये भाग, ठीक है, अमेजन वर्षावन। ज़्यादातर इसका भाग क्या है, ब्राज़ील में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है, इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। अमेजन वर्षावन की स्थिति का पता चल गया, ये वाले पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसको। अमेजन बहुत महत्वपूर्ण वन है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ आग भी लगी थी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में हम आगे और चलते हैं, थोड़ा सा प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात की बात कर लेते हैं। इस महाद्वीप के अंदर प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं और जलप्रपात कौन कौन से हैं। देखो प्रमुख नदियाँ और जलप्रपात, यहाँ अगर बात को, ये यहाँ पे चलो, ये वाला देखो, ये है मेगडेलेना। इसका उद्गम स्थल क्या है, कार्डिलेरा ओरिएंटल पर्वत, कार्डिलेना ओरिएंटल कोलंबिया में पड़ती है, ओरिएंटल पर्वत से मोहाना कैरिबियन सागर में जाके गिरती है। और खनिज तेल भंडार है यहाँ पे, इस नदी में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। फिर ये वाली जो नदी है, ये है ओरिनिको नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, सियारा परमा पर्वत है, कोलंबिया में है। और कैरिबियन सागर इसका मोहाना है, और मोहाना कैरिबियन सागर है। कोलंबिया और वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, ये कोलंबिया और वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। और सहायक
सहायक केरप नदी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुला में बनाती है। इसकी सहायक नदी है केरप नदी, वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है एंजिल वेनेजुला के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये जो नदी है अमेजन नदी है, अमेजन नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मिस्मी पहाड़ी एंडीज पर्वत में। कहाँ है इसका उद्गम स्थल? यहाँ देखो, मिस्मी पहाड़ी एंडीज पर्वत में से निकलती है, मिस्मी पहाड़ी से। और इसका जो मुहाना है अटलांटिक महासागर में, इस साइड में, ये अटलांटिक महासागर में। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी लंबी नदी है, 6575 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी भी है, सबसे अधिक जल प्रवाह इसी नदी में होता है। और प्रमुख देश कौन कौन से गुजरती है? पेरू से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील से। तो अमेजन नदी को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ से निकलती है ये ध्यान है, मिस्मी पहाड़ी एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, विश्व की दूसरी लंबी नदी है और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील में पड़ती है। उसके बाद में ये जो नदियाँ हैं इनको देख लो आप, ये पैराग्वे है, ये पराना है, ये उरुग्वे है। पैराग्वे, पराना, उरुग्वे, इन तीनों की सहायक, ये आपस में एक दूसरे के सहायक होकर इधर आके गिर जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका की दूसरी बड़ी नदी है, उद्गम स्थल इसका ब्राज़ील उच्चभूमि से निकलती है, ब्राज़ील उच्चभूमि से, यहाँ बताया था आपको ब्राज़ील उच्चभूमि है, ठीक है। ब्राज़ील उच्चभूमि से निकलती है, मोहाना रियो डी प्लाता खाड़ी में गिरती है। ब्राज़ील में सहायक इगुआ नदी पर इगुआसो जलप्रपात स्थित है। मुख्य सहायक नदी पराग्वे है, ब्राज़ील तथा पराग्वे की प्राकृतिक सीमा निर्माण करती है और पराग्वे की राजधानी अंसुना पर स्थित है। और उरुग्वे, पनामा, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों को लाकर लाया जाता है, लाटा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ला प्लाटा कहा जाता है, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों को ला प्लाटा कहा जाता है। ये आपकी नदियों के बारे में कंप्लीट इसकी जानकारी होगी है। और उसके बाद में प्रमुख तथ्य हैं थोड़े से, लास्ट है हमारा ये, और फिर ख़त्म करते हैं इसको। ये कंप्लीट हो गया, इसको बार बार देख लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं। यहाँ प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। देखो, एंडीज दुनिया व दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, बता दिया था, एंडीज है, यहाँ से शुरू होती है ये एंडीज, ठीक है। उसके बाद में अमेजन दुनिया की सबसे ज़्यादा जल वाली नदी है, ठीक है, दूसरी लंबी नदी है। और दक्षिण अमेरिका और विश्व का सबसे शुष्क स्थान एरिका अट्टाकामा मरुस्थल है, ठीक है, एरिका अट्टाकामा मरुस्थल है। उसके बाद में चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला देश है, तांबे की राजधानी भी कहते हैं इसको, चिल्ली को, ये चिल्ली है आपका, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका और एंडीज का सर्वोच्च शिखर एकाकांगुआ अर्जेंटीना में पड़ता है, एकाकांगुआ अर्जेंटीना में सर्वोच्च ऊंचा शिखर है ये, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुला में स्थित दक्षिण अमेरिका और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ब्राजील में दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, कॉफी का पात्र भी कहते हैं इसको। और साओ पेलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है, साओ पेलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है। सेंटोस बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कॉफी निर्यात बंदरगाह है, ये ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील के बारे में पता चल गया, ठीक है। उसके बाद में बालदेस प्रायद्वीप अर्जेंटीना में स्थित अमेरिका का निम्नतम बिंदु है। ये बालदेस प्रायद्वीप निम्नतम, दक्षिण अमेरिका का निम्नतम बिंदु, लास्ट बिंदु है, ठीक है। ये आपकी बातें कंप्लीट हो गई हैं इसके बारे में। और अभी मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो गया। आप बार बार इसको देखना, लाइक करना, शेयर करना। आपको जल्दी ही अगला महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके मैं प्रस्तुत होने वाला हूँ। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।